गुड इवनिंग एवरीवन। सुबह इनॉग्रल सेशन में जो मैंने बात बोली थी एडवाइजरी की, अभी वही बात पिछले पैनल डिस्कशन में रिपीट हुई है। जो श्री तालिब दवावाला जी ने जो बात बोली, अगर मैं और आप एक एग्रीमेंट कर रहे हैं दो आदमी, और मैं अपने तरफ से ड्राफ्ट करके आपको लिख के दे रहा हूँ, ना खाता ना भाई, जो मैं कह दूँ वही सही, और आप उसको साइन कर रहे हो स्टैम्प ड्यूटी पे करके, तो फिर आपकी गलती भी है ना। इसलिए आप जब तक उसको या तो आप समझे, नहीं तो आप किसी के पास शेयर करें जो समझे। ये एक गैप हमको भी दिखा था अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इसलिए हमने ये बात सुबह भी बोली थी, अभी भी डिस्कशन प्रेजेंटेशन में भी आपको दिखेगी एडवाइजरी पार्टनरशिप की। जी, वो भी गलत नहीं है। जो भी एग्रीमेंट एंटर करता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे वो आईटी कंपनी है, चाहे वो बैंक है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ऐसे ही दूसरी पार्टी को भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर उनको उसकी जानकारी नहीं है लीगल इश्यूज की या टेक्निकल इश्यूज की, तो एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो लिए बिना आप करेंगे तो गलती होगी। और ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप जो जैसे टेक कंपनीज हैं, वेंडर्स हैं, अपना प्रोडक्ट सब अच्छा ही बताते हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन आपके रिक्वायरमेंट का नहीं, आप किसी दूसरे का ले लो। हर कोई आपको अपना प्रोडक्ट के लिए ही पुश करेगा। वो डिसीजन भी आपको लेना है। वो डिसीजन लेने के लिए अगर आपके पास मैन पावर या एक्सपर्ट नहीं है, आप किसी का हेल्प ले लो एक्सपर्ट का, जो आपको सही गाइड करे। ये एक गैप क्लियर हमें दिखता है, जो हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने को पैनलिस्ट को, श्री लक्ष्मीदास जी, प्रेसिडेंट ऑफ नैफकॉप, और श्री वीएस दास जी। वीएस दास जी जो सुबह बात हुई थी 2009 में जो दास कमीशन बना था, जिसकी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट अम्ब्रेला के लिए बनी थी, वो आज हमारे बीच में है। दास साहब इज एक्स ईडी आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पद्म भूषण आरसीटीओ, एंड हेतल सीएफओ। मैं शुरू करना चाहूंगा लक्ष्मीदास जी से कि सर, जब ये आरबीआई ने जब अप्रूवल किया, ये प्रोसेस शुरू किया अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन का, तो नैफकॉप को बोला कि आप फंड्स अरेंज करिए, और एक एप्लीकेशन जो है वो नैफकॉप के थ्रू उन्होंने पूरा प्रोसेस शुरू किया। तो उस प्रोसेस के बारे में और अब एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपका क्या कहना है सर? ये जो आपने कहा, थोड़ा सा उसमें और करेक्शन करने की शायद जरूरत है। मेहता जी उसको और करेक्ट करेंगे कि आरबीआई ने नैफकॉप को नहीं कहा कि एप्लीकेशन को, ये नैफकॉप का इनिशिएटिव था कि इस देश में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। नैफकॉप के अध्यक्ष उस समय जितेंद्र मेहता जी थे, उनका सरकार के साथ ताल्लुक था। तो ये नैफकॉप का इनिशिएटिव था जिसके आधार पर ये काम। और कल तो मुझे एक और नई बात मालूम हुई है, ठाकुर साहब बैठे हुए हैं सहकार भारती के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि और भी पहले कभी एक जगह वो बैठे थे तो वहां ये इशू आया और वो इशू वहां से शुरू हो गया। शायद कृपा स्वामी की बात कर रहे थे। यानी हो तो ये तो पहली बात है कि नैफकॉप का इनिशिएटिव, और नैफकॉप इसका गौरव महसूस करता है कि ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आया। हम लोग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊंचाई पर देख रहे हैं। पूरा सेक्टर अम्ब्रेला की तरफ आस लगाए बैठा है। जो पिछला पैनल डिस्कशन हुई है उसमें बहुत हल्की भाषा में आपको कुछ बातें जानकारी मिली, और वो वास्तविकता है। ये सवाल पढ़े लिखे का और अनपढ़ का है। हम सब लोग जो हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अनपढ़ माना जाता है। इसलिए जब आप कहते हैं कि भाई अपना जरा देख लो अग्रीमेंट वगैरह, तो अनपढ़ लोग क्या एग्रीमेंट देखेंगे, क्या जानते हैं इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये सवाल तो पढ़े लिखे का और अनपढ़ का है। तो आप पढ़े लिखे लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए, और हम ये मानते हैं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इसमें लीड रोल प्ले कर सकता है। अगर हमें जानकारी नहीं है, जो अच्छा सुझाव आया है कि ये जो एग्रीमेंट का कम से कम एक ड्राफ्ट बन जाए, और फिर बात आई कि नहीं वो नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्रोडक्ट है उनके पास, पर एक मोटा ड्राफ्ट बन सकता है, उसको कस्टमाइज किया जा सकता है एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ और बैंक की भी आवश्यकता को देते हुए।
तो ये एक बनाने की जरूरत है। और मैं तो ये मानता हूँ, मैंने मेहता जी से अलग से भी बात की है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को, उसके पास बड़े बड़े काम हैं, बड़ा मैंडेट है उसका, अंतर्राष्ट्रीय उसका एक स्कोप की बात है, पर टेक्नोलॉजी पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले यहाँ ग्रुप्स बैठे हुए हैं। अब टेक्नोलॉजी का, और ये जो खास करके यूनिट बैंक हैं, उनकी बहुत परेशानी है, वो बहुत परेशान है और बहुत दिक्कत में है। ना तो वो पैसा उतना दे सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजी उनको चाहिए वो मिल नहीं पाती है। और अगर आप आरबीआई की देखेंगे पिछले दिनों में जो पेनल्टी लगी है, उसमें मेजर शेयर जो है उसका ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सीबीएस प्रोवाइडर्स हैं, वो हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी नॉन कंप्लायंस हुई है। तो मैं यहाँ के जो टेक्नोलॉजी ग्रुप्स बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि जब तक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस काम को नहीं संभालता, तब तक तो आप जरा हमारी मदद कीजिए, और जब अम्ब्रेला इस काम को टेकअप कर लेगा तो फिर आपका कंपटीशन अम्ब्रेला के साथ होगा। फिर आप देखेंगे कि हमें क्या परिस्थिति निर्माण होती है। तो मुझे लगता है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को 24 घंटे का दिन है, लेकिन 48 घंटे का दिन बनाना चाहिए, अर्थात उसी तेज गति से दौड़ना होगा, तब हम जाकर के ये जो 1500 बैंकों को संभाल पाएंगे। तो इनकी संख्या घटती जा रही है, और इनकी संख्या कायम रहे या बढ़े, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा काम कर सकता है। हम एक बड़ी, जैसे बहुत हिंदी भाषा में कहते हैं, टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं, पूरा सेक्टर अम्ब्रेला की तरफ टकटकी लगा करके बैठा हुआ है कि कब उसका अम्ब्रेला हमें छाया देगा और हम आगे बढ़े। अब मैं वीएस दास सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जो व्यूज हैं वो बताएं। सुबह से हम लोग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और वी हैड अ वेरी फैसिनेटिंग डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की बात दरअसल काफ़ी पुरानी है, जैसे कि कहा गया कि 17 साल हो गए जब हमने अम्ब्रेला को कंसेप्चुअलाइज किया था। एक मेरा सौभाग्य था कि मैंने एक समिति की अध्यक्षता संभाली जिसने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का सुझाव दिया। भारत के सभी जो शहरी सहकारी बैंक, ये हमने देखा कि सारी दुनिया, विश्व भर में जहाँ जहाँ भी क्रेडिट यूनियन अधिक मात्रा में है, उन सब जुरिस्डिक्शन में अम्ब्रेला होती है, जो कि जो अपने सेक्टर के जो क्रेडिट यूनियंस हैं उनकी देखरेख करती है, उनकी रक्षा करती है, उनको विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, चाहे वो फंड बेस्ड हो चाहे नॉन फंड बेस्ड हो। तो भारत में हमारे पास उस वक्त करीब 1800 बैंक हुआ करते थे, फिर भी अम्ब्रेला नहीं थी, और इसकी कमी हम लोग को महसूस हुई। क्यों महसूस हुई? मैं आपको 2001 में ले चलता हूँ, जब मैं रिजर्व बैंक का रीजनल डायरेक्टर फॉर गुजरात हुआ करता था यहाँ। 2001 में दो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई गुजरात में। एक तो था अर्थक्वेक जो 26 जनवरी को आया, और दूसरा था अर्बन बैंक क्वेक जो मार्च में आया, जब माधवपुरा जो है गिरा, और उसके लपेट में काफी बैंकों को ले गया। आप लोग को याद होगा, स्मरण कीजिए कि जब माधवपुरा गिरा तो अहमदाबाद ही नहीं, सारे गुजरात में सभी बैंकों पे रन हो गया, हर एक ब्रांच में, और हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये हालत थी कि अगर रिजर्व बैंक इंटरवीन नहीं करता तो 4-5 दिन में तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या हो जाए, कितने बैंक जो है वो डूब जाते। लेकिन उसकी हम लोग ने उसका सलूशन निकाला। मेहता साहब वाकिफ हैं, अमित शाह भाई भी जो थे वो हमारे ऑफिस आए थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ कीजिए हमारे पास। लेकिन कानून में कोई प्रावधान नहीं था उस वक्त कि रिजर्व बैंक जिन बैंकों पे रन हो रहा है, उनकी लिक्विडिटी जा रही है, उनकी सहायता की जाए। हालात ये थे,
तब ये ख्याल आया कि ये जो बैंक्स जो हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ज़्यादातर जो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, और जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो भी जो है जो पैरामीटर्स होते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो रिजर्व बैंक देता है लिक्विडिटी, वो सेटिस्फाई नहीं करते। तो और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें ये प्रावधान है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है लिक्विडिटी देता है ऐसे बैंकों को, ये कमी जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर सकता है। जो माधवपुरा क्राइसिस हुई और उसका जो फॉल आउट हुआ, उससे क्लियरली ये लगा कि सेक्टर में कुछ खामियां हैं, रेगुलेशन में भी कुछ कमजोरियां हैं जिनको मजबूत करना चाहिए, और रिजर्व बैंक ने उसमें काफी कदम उठाए उसको सुधार लाने के लिए। एक समिति का गठन हुआ 2006 में श्री विश्वनाथन के अंडर, जिन्होंने समिति का विषय था एक्चुअली कि कैपिटल रेजिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे कर सकते हैं। उस विषय में उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जैसे कि और देशों में है, जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए कैपिटल इकट्ठा करने में मदद कर सकता है। तब टेक्नोलॉजी की तो बात नहीं थी, लेकिन ये सुझाव जो है उस पर जो है मेरी समिति ने काम किया। हम लोग ने जो विभिन्न अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं जगह जगह उनको स्टडी किया और हम लोग ने अपनी रिपोर्ट बनाई। उस समिति में मेहता साहब बैठे हैं, वो भी थे, एच के पाटिल साहब हैं हमारे, वो भी उसके सदस्य थे। तो वो सुझाव जो हमने दिए रिजर्व बैंक को अच्छे लगे वो सुझाव। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं अच्छे सुझाव नहीं है, उसको नहीं अमल कर सकते, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि वो उस पर ज्यादा काम उसके बाद हुआ नहीं। मैं भी रिटायर हो गया, कुछ लोग भी बदल गए, सोच भी बदल गई। लेकिन मैं जब यहाँ आया रिटायर होकर तो फिर मेहता साहब से चर्चा हुई इस विषय पे, और फिर ऐसा लगा कि हमें जो है वो जहाँ बात रुकी थी, खत्म हुई थी, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। फिर नेफकप फिर पीछे पड़ा रिजर्व बैंक के, और फिर नेफकप ने एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया, जिसमें फिर मेरी अध्यक्षता, मुझे अध्यक्ष बनाया गया। इसमें हमारे डी एन ठाकुर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो गई उनको यहाँ देखकर, वो भी उसके सदस्य थे। मेहता साहब तो खैर चेयरमैन थे तब नेफकप के, और भी अच्छे लोग उसमें काम किया। और उस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी 2018 में, और 2019 में हमें रिजर्व बैंक का रेगुलेटरी अप्रूवल मिला। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इतने सालों बाद कि जो सपना हम लोगों ने देखा था वो अब साकार होने जा रहा है। और आज NUCFDC जिसका उद्घाटन हमारे माननीय सहकार मंत्री श्री अमित शाह ने किया मार्च के महीने में, उसका गठन हो गया NUCFDC का। और आज हम एक ऐसे मुकाम पे हैं कि हम क्योंकि एक प्रोफेशनल बॉडी बनाना चाहते हैं, हमारे पास अच्छे प्रोफेशनल्स भी आ गए हैं जिनसे आपका सबका परिचय कराया गया। हमारे पास CEO हैं प्रभात चतुर्वेदी जी, CTO हैं पद्म भूषण जी। मैंने इनसे कहा है आप टेक्नोलॉजी को इस तरह पर ले जाइए कि आपको पद्म भूषण मिल जाए। और केतन फालतू जी हैं, वो हमारी CFO हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इत्मीनान हो रहा है कि अच्छे हाथों में ये संस्था गई है और आगे चल के अच्छा काम करेगी। बात टेक्नोलॉजी की ज्यादा हुई है आज, साइबर सिक्योरिटी और IT में क्या क्या हो सकता है। हाँ, ये जरूरी है। See, the world has changed, the banking has changed. और आज सुबह किसी ने कहा कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी संख्या जो है कम होती जाती है हर साल। जो हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि UCB सेक्टर का जो है मार्केट शेयर जो है बढ़े, कम से कम अगले 5 वर्षों में 10% को होना चाहिए। और हर एक शहर में एक कोऑपरेटिव बैंक जरूर होना चाहिए और शाखाएं होनी चाहिए। अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए हमें सेक्टर में मजबूती लानी पड़ेगी। अगर हम कंपटीशन को नहीं फेस कर पाएंगे, हमें कंपटीशन को फेस करने की काबिलियत अपने में नहीं है, तो हम कैसे ग्रो करेंगे। कंप्लायंस कल्चर जो है, गवर्नेंस जो है, वो हमें इम्प्रूव करना है।
हर महीने पढ़ते हैं कि कोई ये बैंक बंद हो गया, वो इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो हो गया। तो थोड़ा हमें अपने अंदर भी टटोलना पड़ेगा, क्यों बंद हो रहे हैं। कोई रेगुलेटर को मजा तो नहीं आ रहा है कि बैंक को बंद करना। कुछ ना कुछ बात होगी, कुछ बैंक में कमजोरी होगी या कुछ रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस होगी जिसकी वजह से बैंक जो है बंद किया जाता है। मुझे लगता है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक मुख्य रोल प्ले कर सकता है कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, आपकी और भी सर्विसेज जो आप प्रदान करते हैं कस्टमर्स को, चाहे डिपॉजिट हो चाहे लोन हो, ये सब चीजें हो, उसमें और मजबूती आए। तो ये एक मौका है जो आप गंवाना नहीं चाहिए। ये मौके बार बार नहीं आते। तो मेरी आप सब लोग से अपील है कि आप लोग ये जो प्रोजेक्ट है इसमें खूब अच्छी तरह इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इसके इक्विटी में मेंबर बनिए और जो सुविधाएं जो अम्ब्रेला आपको देना चाहता है उसका पूरा लाभ उठाएं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी की इतनी बात हुई, IT है, लेकिन याद रखिए कि हम एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अम्ब्रेला एक IT कंपनी नहीं है। IT का एक मतलब फंक्शन है जो वो परफॉर्म करेगा, लेकिन मुख्यतः ये एक NBFC है और इसकी क्योंकि NBFC है, हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज जो है फाइनेंशियल मतलब आपके डिपॉजिट्स लेना और फंड रेजिंग करना, चाहे मार्केट बोरोइंग्स हो चाहे रिफाइनेंस हो, और उसको आपके लिए रिफाइनेंस देना, लोन देना, इमरजेंसी लिक्विडिटी देना, विभिन्न तरह की ये सेवाएं हमें देनी है। IT जो है उसमें भी हमें जो है हमारे रिसोर्सेज हम मोबिलाइज करेंगे, उसको IT के लिए भी अवश्य यूज करेंगे। लेकिन हम एक NBFC है और रेगुलेटेड NBFC है, तो हमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करना है। जिस दिन ऐसा होगा कि हम जो है बिल्कुल ही IT की तरफ, IT इतना हमारा हो जाएगा बिजनेस, हो सकता है कि अम्ब्रेला से हमें एक सब्सिडी बनानी हो जो केवल IT का काम करे, लेकिन वो अभी दूर है। हमारा सपना ये है कि 5-6 साल में जब अम्ब्रेला अच्छी तरह चल पड़े, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, सबको इसमें कॉन्फिडेंस हो, तो इस अम्ब्रेला को एक बैंक बना दिया जाए। जैसे कि सारी अम्ब्रेलास जो है विदेश में सब बैंक्स होती हैं, बड़े बड़े बैंक्स, बहुत बड़े बैंक्स हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि 5-6 साल में जब ये अम्ब्रेला अच्छी तरह चल पड़े, स्थापित हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, तो हम हो सकता है इसको बैंक भी बना सकते। इसी वजह से हमने इसका ऑथराइज कैपिटल जो है उसको अब 200 करोड़ से हम उसको 1000 करोड़ बना रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस के लिए 1000 करोड़ की आवश्यकता होती है। ये जो है हमारे बोर्ड की शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है कि अब जो है ऑथराइज कैपिटल अम्ब्रेला का 1000 करोड़ हो जाएगा। 118 करोड़ तो हमारे पास अभी हैं, लेकिन जैसा रिजर्व बैंक ने हमसे कहा है कि फरवरी तक हमें जो है 300 करोड़ जुटाने हैं, तो उसमें आप सब लोगों का योगदान अवश्य आना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे अपील है। और अगर ये हो सकेगा और 300 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे जैसे हम उम्मीद है सेक्टर से, तो उसमें जो है अम्ब्रेला को आगे बढ़ाने में हमें और आसानी होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। और जब अब आगे आगे बात, जैसा आपने राइटली बोला कि इनेबलर्स की भी जरूरत है सेक्टर की ग्रोथ के लिए, तो जब आगे के पास जाएंगे उन चीजों को लेके आपकी मदद उसमें भी लगेगी। डॉक्टर बर्मन है यहाँ पे, आपकी मदद लेंगे, उनकी पॉजिटिव बेनिवोलेंट ब्लेसिंग्स टू द सेक्टर लाने के लिए ये एक क्रिटिकल रोल लगेगा। जो बात फंडिंग की बोली दास सर ने, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा कि सेक्टर का पैसा सेक्टर में ही रहे। आपने जो कैपिटल दिया या डिपॉजिट दिया वो पैसा सेक्टर में ही रहे, लेकिन सेक्टर के बाहर का पैसा भी आपके पास आ सके। जैसे एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आप बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, NCDs इशू नहीं कर सकते, आप केवल मेंबर बना के मेंबर से ही कैपिटल ले सकते हैं। लेकिन अम्ब्रेला बॉन्ड, NCD ये इशू कर सकती है और नेशनली इंटरनेशनली बाहर से पैसा रेज करके और उसमें से कोई कुछ कर सकती है लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए
या लेंडिंग के लिए विद इन यूसीबीज। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्वियसली वो बनने के लिए हमें पहले मजबूत बनना पड़ेगा, तब हमारे नाम पे कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल बॉडी पैसा लगाएगी। और जैसा कि सुबह से डिस्कशन हो रहा है कि काफी साल से ये एक्सपेक्टेड है, डिलेड है, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। तो भले ही हम लोगों ने अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया है, लेकिन वी नो दैट वी हैव टू डिलीवर लाइक यस्टरडे। टुमारो भी नहीं, हमें हो सकता है कल ही डिलीवर करना चाहिए था, उतनी जल्दी है, उसी अर्जेंसी से हम इस टास्क को लेंगे। स्लाइड्स प्लीज। नेक्स्ट ये ब्रॉड जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं कि हमें सारे यूसीबीज को साथ में क्यों आना चाहिए। कुछ मजबूत बड़े यूसीबीज हैं, बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कुछ छोटे हैं और ज्यादातर छोटे हैं। 90% से ऊपर टीयर 1 टीयर 2 के छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जैसे आपके मेंबर्स में एक कोऑपरेटिव बैंक में जितने मेंबर रहते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं जो डिपॉजिट देते हैं, दूसरों को पैसे की जरूरत होती है जो लोन लेते हैं, वैसे ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या? जैसे आपके मेंबर मिलके आपका कोऑपरेटिव बैंक बनता है, ऐसे सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मिलके अम्ब्रेला बनेगा, सो दैट वी हैव वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। एक को जरूरत पड़े तो सारे खड़े हों, और जब सबको जरूरत हो तो सब कंधे से कंधा मिला के सेक्टर के लिए खड़े होंगे, तब सेक्टर में वो मजबूती आएगी कि इस सेक्टर के लिए हम बाहर का पैसा भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, काफी डिस्कशन आज ऑलरेडी हो चुका है, बट ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। हमारे जो रोल आउट्स होंगे, जो मैंने 2 पायलट्स के बारे में ऑलरेडी बात की, ये हम विद इन अक्टूबर इसमें से 1-2 सारे सेक्टर के लिए लॉन्च करेंगे, स्पेशली ऑडिट और कंप्लायंस के ऊपर, जो कि नीड ऑफ द आवर है, जिसमें रेगुलेटर ने भी 30 अक्टूबर तक का डेडलाइन जो दिया है कि आपको सारा कंप्लायंस रिपोर्टिंग ऑनलाइन होना चाहिए, सिस्टम से डेटा आना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, अक्टूबर में ही आपको इसका आउटपुट दिखेगा। दूसरा, जो बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएटिंग पावर है, जो मेरा कहने का मतलब था, वो केवल पैसे के लिए नहीं है कि कोई चीज मार्केट में 10 रुपए की मिल रही है, हम 10 लोग मिलकर लेंगे तो 10 रुपए की 8 रुपए में मिल जाएगी। वो एक पार्ट है। जब आप नेगोशिएशन करते हो, कमर्शियल नेगोशिएशन, पैसा उसका एक पार्ट होता है। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिस पर डिस्कशन फॉर्चुनेटली थोड़ी देर पहले हुआ। आप टर्म्स एंड कंडीशन को भी नेगोशिएट करते हो, लीगल एग्रीमेंट को भी नेगोशिएट करते हो। अगर आपने वो अच्छे से नहीं किया तो आपका जो जिसके साथ लीगल एग्रीमेंट है, ही कैन टेक यू फॉर अ राइड। वो आपकी सर्विसेज स्टॉप कर देगा, वो आपको प्रॉपर सर्विस नहीं देगा। मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो दूसरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हम एडवाइजरी दे रहे हैं, जो ऑलरेडी पद्म भूषण उनको मिल रहे हैं, उन्होंने एक आईटी वेंडर से ये कोर बैंकिंग सिस्टम खरीदा था, और वो कोर बैंकिंग सिस्टम 90 दिन के अंदर इंप्लीमेंट होना था, 3 महीने में। आज 5 साल हो चुके हैं और वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और जो बैंक है, वो लीगल एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन, कोई क्लॉज नहीं है जिसको इन्वोक करके कुछ बिगाड़ करे। जो 3 महीने का काम था वो 5 साल में नहीं हो रहा, फिर भी आप उसका कुछ ये नहीं कर पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे उसके अगेंस्ट में लीगल। ये हमने अपने हाथों से अपने हाथ पैर काटे हुए, ये हमको बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए जब तक हम आइडियली, आप सबके पास ट्रेन्ड मैन पावर होनी चाहिए, स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए, आईटी के रिसोर्सेज होने चाहिए, लीगल के रिसोर्सेज होने चाहिए। बट जो जैसा मैंने सुबह बोला था कि एक यूनिट बैंक या 2 ब्रांच वाला बैंक या 10 ब्रांच वाला बैंक उतने खर्चे, उतने स्किल वाले लोग अफोर्ड नहीं कर सकता। और कंपटीशन आपको उसी बैंक से करना है, बड़े बैंक से। आपके जो कस्टमर हैं वो आपसे वही लेवल ऑफ सर्विस चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक तो मोबाइल बैंकिंग देता है, मेरा घर बैठे काम हो जाता है, आप मेरे को ब्रांच बुलाते हो। तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी ये है कि आप बड़े बैंक जैसी सर्विस दो। आईटी वेंडर का भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप वैसे ही उसके साथ डील करो, लेकिन आपके पास वो एक्सपर्टाइज, वो स्किल नहीं है और वो बनने में बहुत टाइम जाएगा। तो क्या हम उसको अम्ब्रेला में एक बनाएं और वो आपको अवेलेबल हो, जैसा कि मैंने सुबह कहा था, एट अ फ्रैक्शनल कॉस्ट, ऑन एडवाइजरी बेसिस, ऑन पे एज यू गो बेसिस। वो एक हमारा शेयर्ड रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज का पॉइंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, प्रोडक्ट पार्टनरशिप। अब 2 तरीके हैं। ये आपको जो आईटी प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह के सॉफ्टवेयर लगते हैं। आपने एक स्लाइड देखी होगी दोपहर के प्रेजेंटेशन में, जिसमें उन्होंने केवल नाम लिखे थे प्रोडक्ट्स के और कहा था कि आप गिन भी नहीं पाओगे कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके डे टू डे वर्किंग में इतने ज्यादा आईटी प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत पड़ती
पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप में क्या करेंगे कि जो वेंडर्स हैं उनका ग्रेडेशन होगा, ये ए ग्रेड के वेंडर्स हैं, ये बी ग्रेड के हैं, ये सी ग्रेड के हैं। तो आप अगर किसी के साथ कुछ सर्विस लेने का या कुछ करने का प्लान कर रहे हो, एटलीस्ट आपको पता है ये कितना बड़ा वेंडर है, इसका क्या रेटिंग, क्या रैंकिंग है। दूसरा, उसके साथ जो नेगोशिएशन करना है उसमें हैंड होल्डिंग और जो लीगल टर्म्स ड्राफ्टिंग, क्लॉज ड्राफ्टिंग का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मिलेगा। तीसरा, जो मैंने सुबह भी बोला था, बंडलिंग। आपको 6 डिफरेंट वेंडर से अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनको होस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है कि अलग अलग हैं। इन्हीं कमजोरियों में से ये जो दरवाजे छोटे छोटे खुले रह जाते हैं, इसी में से साइबर अटैक होते हैं, इसी में से आपके बैंक के ऊपर में एक्सिस्टेंशियल प्रॉब्लम आती है, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं। क्या आपको 6 सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड है उनको एक जगह बंडल करके, एक क्लाउड में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रख के, उसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी लेयर बिल्ड करके अम्ब्रेला आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो आपकी चॉइस का वेंडर है, बट उसको बंडल इस तरह से किया जाए कि आपका रिस्क कम हो और आपकी कॉस्ट भी कम हो। आपके लिए टर्म्स भी वैसे नेगोशिएट किए जाए उनके साथ में जो आपके लिए फेवरेबल हो। ये एक हमारी कोशिश रहेगी। दूसरा, एडवाइजरी और ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी बोला, नॉट ओनली आईटी, आपके कंप्लायंस के, रेगुलेशन के, आपके मैन पावर के जो इश्यूज हैं उनमें भी हम एडवाइजरी और ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जो सपोर्ट सर्विसेज है, सपोर्ट फंक्शन है, उनके लिए भी हम शेयर्ड सर्विसेज फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, जो मैंने नीचे लिखा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, क्रिटिकल मैन पावर के लिए और नॉन कोर ऑपरेशंस के लिए है। जो आपका कोर ऑपरेशन है, डिपॉजिट लेना और लोन देना और इससे रिलेटेड जो फाइनल पॉइंट्स होते हैं, बट ये करने के लिए कई सपोर्ट फंक्शन जो आपको लगते हैं, एचआर, लीगल, अकाउंटिंग, इनमें आपको सबको अगर रेप्लिकेट करना है, जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक आईसीआईसीआई बैंक है जिसके 1000 ब्रांच है, वो एक जगह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस में सारे उनके रिसोर्सेज बैठते हैं और 1000 ब्रांच को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि 1000 बैंक हैं तो 1000 बैंक जैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उनको एक आईसीआईसीआई बैंक से सपोर्ट करना है, लेकिन सब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उतनी मैन पावर लेके बैठे हैं। कॉस्ट इतना ज्यादा है कि आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। कम्पीट भी कर लेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनेगी। तो इस एस्पेक्ट पे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं क्या। और प्रोडक्ट बिल्डिंग, जो लीप फ्रॉगिंग कर सकते हैं, जहां पर भी जो एग्जिस्टिंग है, जो चीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो दोबारा रीइन्वेंट करके कोई मतलब नहीं है। बट जहां पर भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नया हम कहीं लीप फ्रॉग करने वाले हैं, जैसे यूपीआई, यूएलआई जैसे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो रहे हैं, उसमें हम सोचेंगे कि हम कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट अम्ब्रेला की तरफ से बना के आपको ऑफर कर सकते हैं क्या, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आपकी एक क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ हो सकती है, वो पेमेंट्स की तरफ हो सकती है, वो लेंडिंग को रिलेटेड हो सकती है। जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और ये फीडबैक भी आपसे ही आएगा, उसके बेसिस पे हम नए प्रोडक्ट्स बना के भी आपको देना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम टेकिंग, रिसोर्स टेकिंग प्रोसेस है, उसके लिए भी हम काम करेंगे। अब आईटी स्पेसिफिक डिस्कशन के लिए मैं पद्मभूषण को इनवाइट करूंगा। थैंक यू प्रभात। तो सुबह से हम लोग ने आईटी के बारे में काफी बात की है। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट वी विल डू फॉर द यूसीबीज। हमारा मेन थीम ये है कि हम लोग एक रोबस्ट, स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, अफोर्डेबल और जो भी थोड़ी देर पहले पैनल डिस्कशन में हुआ, साइबर रेजिलिएंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। और हमारी कोशिश होगी ये सारी चीजें हम लोग सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, पेपर यूज, उसका मतलब ये है कि ना आपको अपने सर्वर लगाने पड़े और ना ही उसका मेंटेनेंस, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस ओवर द ब्राउज़र या फिर डायरेक्टली आपको यूजर क्रेडेंशियल दिए जाएंगे। एंड जब हम लोग ये करेंगे तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी फॉलोइंग विद इन द कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऑफ द रेगुलेटर, स्टैट्यूटरी, डीएफएस, जीओआई। Now, in the morning panel discussion, again we were saying about IT, और ये भी कहा गया था कि जब ये थोड़ी देर पहले प्रभात ने भी कहा कि we are competing with the commercial banks. So ये सारा IT बनने के बाद में इस पे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं to compete with the commercial banks. And यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि आप टेक्नोलॉजी को
एक प्रॉब्लम न समझते हुए उसको एक लीवर समझिए। तो जैसे एक हिंदी में कहावत है कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वैसे आप टेक्नोलॉजी यूज करके आप आपका कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। शायद आप ब्रांच न खोल पाए आज, बट आप टैप बैंकिंग के द्वारा, बीसी के द्वारा, यूजिंग टेक्नोलॉजी आप अपने कस्टमर बेस बढ़ा सकते हो एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। अभी ये जो हमने विजन बोला है, इसका क्या मतलब है? कुछ चीजें जो मैंने भी बताई है, जैसे अफोर्डेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इस विजन पे वी कैन आल्सो बिल्ड मेनी प्रोडक्ट्स फॉर द यूसीपीज। जैसे एक तो मैंने पहले कहा टैप बेस, आप बीबीपीएस भीम यूपीआई कर सकते हैं इसके ऊपर। आप आरटीजीएस एनईएफटी का एक हम लोग अगर सेंट्रलाइज्ड शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, सो दैट आपको स्पॉन्सर बैंक ना पड़े। सिमिलरली आपके जो कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के लिए कोई लॉयल्टी प्रोग्राम बनाए, तो जो कस्टमर, सुबह भी डिस्कशन में और इनॉग्रल स्पीच में भी काफी बार आया कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, यूसीडी के कस्टमर्स हैं, वो ओल्ड कस्टमर से न्यू जनरेशन कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दोज काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स, ऑफर्स एंड द एक्सपीरियंस फ्रॉम द यूसीपीज। सो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विस लेकर आएगा एंड विच विल बी ऑन अ को-ब्रांडिंग, शेयर, सेंट्रलाइज्ड, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ेगा, आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा एंड ऑल दिस विल हैपन एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। कुछ बातें प्रभात ने ऑलरेडी बोली है, लाइक हैंड होल्डिंग फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस, आपका जो अफोर्डेबल रेट्स फॉर प्रोक्योरमेंट से, प्रोक्योरमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। एग्रीमेंट की तो बात हम कर चुके हैं, पीसीज है, नेटवर्क लिंक्स है, सर्वर्स है। सो आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमने अभी इनिशियली जो हमने भी जैसे वी आर वेरी एट ए नेसेंट स्टेज, अभी हम लोग को कुछ हफ्ते ही हुए हैं ज्वाइन करके, तो फिर भी जितने हमने बैंक से बात की है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स से, जो हैंडफुल बैंक से हमने बात की है, ऑन दैट बेसिस हमने कुछ एरियाज निकाले, ये हमारी ऑफरिंग्स होगी। इस एरिया में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करेगा, जैसे कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी। मतलब अगर आरबीआई का सर्कुलर आता है, वो सर्कुलर का क्या मतलब है एंड व्हाट नीड्स टू बी डन इन विच सिस्टम, ये भी एक एडवाइस जो अभी हाल ही में मुझे एक बैंक पूछ रही है, तो ये भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ। तो ये कैसे प्रैक्टिस बनेगी? कंप्लायंस की तो सबको जरूरत है, कंप्लायंस और गवर्नेंस भी बहुत जरूरी है। जैसे जो प्रभात जी ने कहा कि 90 डेज का प्रोजेक्ट को 5 साल लग गए, सो ये गवर्नेंस का इशू है। व्हाई डिडंट द प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स क्यों चेक किए गए, प्रोजेक्ट का टेस्टिंग क्यों नहीं टाइम पे हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें भी हेल्प करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत एक हमने लंबा पैनल डिस्कशन भी किया है। साइबर सिक्योरिटी में एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे जब हमने आरबीआई से भी बात की थी, तो टियर 3 और 4 बैंक्स को सॉक होना चाहिए, बट वो ये नहीं कह रहे कि टियर 1 और 2 को सॉक नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसका ये मतलब है कि आपका भी जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी सिक्योरिटी के लेंस से मॉनिटर होना पड़ेगा। सो इस केस में अम्ब्रेला क्या करेगा, वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर थिंग इज वी कैन बिल्ड अ सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सो दैट आपके जो भी क्रिटिकल सिस्टम्स है उसको हम मॉनिटर कर पाएंगे एट अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। प्रोक्योरमेंट की ऑलरेडी बात हो चुकी है। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में अभी तो जैसे कोर बैंकिंग की बहुत बड़ी नीड है, सेटलमेंट, पेमेंट गेटवेज, यूपीआई जैसे प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट राइट नाउ बिकॉज देयर इज लिमिटेड टाइम, काफी टाइम चला गया है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी है, सो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि अभी हम लोग पार्टनरशिप मॉडल में स्टार्ट करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग आईटी वेंडर्स, पार्टनर्स जो कोर बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक्स में यूज हो रहा है, उनसे हम बात करके उनमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे। वो कोर बैंकिंग को हम लोग एट अफोर्डेबल रेट्स एंड एट अ मैनेज्ड ऑपरेशंस विद कंप्लायंस प्रोवाइड करेंगे। इन पैरेलल वी विल स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोडक्ट आल्सो, बिकॉज़ कैसे है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए भी टाइम लगता है, बट आपकी नीड, जैसे अक्टूबर का जो कंप्लायंस डेट है वो भी बहुत जल्दी है और आपको कंप्लाई भी करना है। लास्ट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, हम लोग आपको ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट में भी सपोर्ट करेंगे। और एक पैनल डिस्कशन में बोला गया था कि वी कैन हायर पीपल एट लोअर ग्रेड्स, बट
We are trying to build the shared service framework. प्रभात जी ने कहा कि हमारे यहाँ टैलेंट पूल हो which we can recruit and then we can depute those people on a deputation basis or a project basis to your banks so that they can work for the projects or various other tasks. Last में we are also building IT infrastructure. अभी शुरुआत में हमने IFTAS से बात शुरू की है, NIC से भी हमने बात छेड़ी है, so that जो भी हमारा IT इंफ्रा होगा और जो जिस पर आपके सिस्टम्स पोस्ट किए जाएंगे, जो आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, वो डे वन से कंप्लाइंट रहे. And because IFTAS is one of the entity of RBI, so आपका assurance और confidence ही बढ़ता है. न कि we are not going to go to say other private players. अभी युवक भी ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में हेतल जी आपको बताएंगे. Thank you everyone. મારું તો બહુ સિમ્પલ ને શોર્ટ રહેશે. હું તો ફાઇનાન્સની છું એટલે ફાઇનાન્સની વાત કરવા આવી છું. એઝ અ ઇન્વેસ્ટર્સ બધાને ખબર છે કે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેમ કરવું, રાઈટ? ઓલ ઓફ યુ હેવ ડીમેટ અકાઉન્ટ્સ ઇન યોર પર્સનલ નેમ, બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ યુ આપણને તકલીફ, અમે જે લાસ્ટ ટાઈમ અમારે પ્રોસેસ થઈ હતી એમાંથી જે લેસન્સ મળ્યા હતા એના ઉપર હું થોડી વાત કરીશું. કારણ કે અધરવાઇઝ તો તમે સ્ક્રીન પર દેખાય છે એમ પ્રોસેસ બહુ સિમ્પલ છે. આપની બોર્ડમાં આપણે રેઝોલ્યુશન પાસ કરવાનું છે. જે કમિટમેન્ટ છે આપણે વાત થઈ છે પહેલાં જ કે ડિપોઝિટના 0.15% હિસાબે કમિટમેન્ટની અપેક્ષા છે. એ પ્રમાણે રેઝોલ્યુશન પાસ કરવાનું છે. એના પછી એ રેઝોલ્યુશનમાં આપની કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ અમને મોકલવાની રહે છે. જો ડીમેટ અકાઉન્ટ આપનું હોય તો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી, કારણ કે then the process becomes very simple. બટ જો ડીમેટ અકાઉન્ટ ના હોય તો જે રેઝોલ્યુશન પાસ કરીએ એમાં સાથે ઓથોરાઇઝેશન ફોર ઓપનિંગ ડીમેટ અકાઉન્ટ પણ લેવાનું રહેશે. અને અમારો જે લાસ્ટ ટાઈમનો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે ટીમનો, સૌથી વધારે તકલીફ ડીમેટના અકાઉન્ટ ઓપનિંગમાં રહી છે. એટલે વી વુડ રિક્વેસ્ટ એવરીવન ટુ પુટ મેક્સિમમ એફર્ટ ઇન ઓપનિંગ ધ ડીમેટ અકાઉન્ટ્સ ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ વન. એટલે બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે પ્લીઝ એના ઉપર આપ ધ્યાન આપજો. અને વન્સ ધ ડીમેટ અકાઉન્ટ ઓપન થઈ જાય પછી તો યુ નો અમારે બધાની જો ઇન્ફોર્મેશન આવી જાય અને દેન વી વિલ બી મેકિંગ ધ કેપિટલ કોલ. એટલે પ્રોસેસ સિમ્પલ છે, બટ આજ સુધીના એક્સપિરિયન્સ પરથી જ્યાં અમને સૌથી વધારે લાગ્યું છે એ ડીમેટ અકાઉન્ટ ઓપનિંગની પ્રોસેસ છે. એકદમ ડોક્યુમેન્ટેશન હેવી છે અને એટલે જ તમારી યુ નો સ્પેશિયલ એટેન્શન એના પર ડ્રો કરું છું. અમારી ટીમ પણ તમારી સાથે રહેશે. તમે એકવાર રેઝોલ્યુશન પાસ કરશો એટલે અમારે ત્યાં પણ તમને એક સિંગલ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ મળશે. આપણે પણ બેંકો સાથેનું ટાઈઅપ રહેશે અને કંઈ પણ જરૂરી હશે તો અમારા તરફથી અમે બધી જ હેલ્પ કરશું તમને. અમ્બ્રેલા ઓર્ગેનાઇઝેશન અલ્ટિમેટલી મહેતા સાહેબનું ડ્રીમ છે, પણ મહેતા સાહેબનું નથી. આઈ એમ સોરી સર, આઈ એમ ટેકિંગ ધેટ લિબર્ટી ટુ સે ધેટ. ઇટ ઇઝ ફોર ધ સેક્ટર બાય ધ સેક્ટર. એટલે સેક્ટરને બિલ્ડ કરેલું સેક્ટર માટેનું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. આ ફોરમ પરથી એક જ રિક્વેસ્ટ છે તમને બધાને કે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને કેટલું સ્ટ્રોંગ બનાવશું એટલું જ આપણે એના માટેથી બેનિફિટ ડિરાઈવ કરી શકશું. સો રિક્વેસ્ટ એવરીવન કે આના માટે તમારો સૌથી વધારે સહકાર મળે. થેન્ક યુ. જસ્ટ ટુ એડ, આપણે જે ફોલ્ડર્સ આપ્યા છે અમે લોકોએ એમાં એક બહુ સિમ્પલ પ્રોસેસ પણ અમે ડિફાઇન કરી છે. અમારા કોન્ટેક્ટ નંબર્સ પણ છે. એટલે તમને કંઈ પણ જરૂરી હોય તો તમે અમને કોન્ટેક્ટ કરી શકશો એન્ડ વી વિલ ટ્રાય ટુ સોલ્વ યોર પ્રોબ્લેમ્સ. થેન્ક યુ.